मतलब मैंने आपको कल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बता दिया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड मॉडल की टर्म्स में हम कंडक्शन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो मेन उसमें हाईलाइट क्या थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, दे आर बोथ सेम एंड दे आर बोथ डिनोटेड बाय द सिंबल Ni। और फिर Ni को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, तो ये हम एक फैक्ट है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, तो बाकी आप समझ ही जाओगे। इंट्रिंसिक चार्ज, तो अगर आपके पास ये सैंपल है, ठीक है, अगर ये मेटालिक सैंपल है, आपने सपोज इसको सेल से कनेक्ट किया, अगर कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो लेट सपोज हम कन्वेंशनल करंट को बाहर नहीं दिखाते, बाहर यूजली इलेक्ट्रॉन करंट्स को दिखाते ना, तो लेकिन अभी इसमें हम सपोज कन्वेंशनल करंट को ऐसे दिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस तरफ है, और करंट को हम ऐसे लिखते हैं n। ठीक है, ये आपने पहले ही कर दिया था, है ना, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मेटल्स में, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हम ये नहीं लिखते ई, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट। तो मेटल्स के अंदर होल्स हो सकते हैं, मतलब जब हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट मेटल्स के अंदर होल कंडक्शन अराइज कर सकती है, होल कंडक्शन कैन अराइज इन मेटल्स आल्सो, बट इट इज रेयर। ठीक है, तो यूजुअली नहीं आएगी। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये आपके पास कोई एक सेमीकंडक्टिंग स्पेसिमेन है, और इसको आपने अगर सपोज एक, ये लॉजिकल डायग्राम्स है, ठीक है, एक सैंपल को आपने लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकली शायद हमको और भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा करंट फ्लो कराने के लिए। तो अगर कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें देयर आर टू चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ फ्लो करते हैं और होल्स जो इस तरफ फ्लो करते हैं। तो हमें लग रहा होगा इसमें तो दो तरीके हैं करंट फ्लो करने के, तो ज्यादा करंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसमें चार्ज कैरियर डेंसिटी बहुत कम आएगी मेटल्स के कंपैरिजन में। चार्ज कैरियर डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर्स इज वेरी लेस। तो टोटल करंट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक IE और IH, ये हमने कल कर दिया था। ठीक है, तो मेन इसमें यही पॉइंट है कि जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है, दे आर नोवेयर नियर द चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सपोज अब ये वाला जो सैंपल है यहाँ पर जो हमने लिया, ये एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्रिपेयर करने के लिए वी कैन प्रिपेयर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय टू वेज। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है, कंडक्टिविटी को चेंज करना है। वी नीड अ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन उसको बोलते हैं, मतलब इस जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनकी कंडक्शन लेवल बहुत ही कम आएगी, सो दे आर हार्डली ऑफ एनी यूज। प्लस जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि होल्स ज्यादा हो जाएं और इलेक्ट्रॉन्स कम हो, ये ज्यादा होने चाहिए। समटाइम्स वी रिक्वायर अ सेमीकंडक्टर, इट मींस इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों सेम अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्यों जरूरत पड़ती है वो फिर जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रिपेयर करने के लिए दो मेथड्स हैं। टेक्निक इज कॉल्ड एज डोपिंग। डोपिंग मींस एडिंग इंप्योरिटीज इंटेंशनली टू द सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। तो जो मैंने आपको कल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल दिखाया था, उसमें इंप्योरिटी एटम सेटल कर जाएंगे कुछ जगह पर। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, 1 ppm के लेवल पे, 1 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो वो आपको मतलब 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 8, 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 10, ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 टू द पावर 6। ठीक है, इतने कम इंप्योरिटी एटम, मतलब 10 टू द पावर 6 सिलिकॉन है तो एक इंप्योरिटी एटम, फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 silicon atoms in the crystal there might be just 1 impurity atom। ये concentration level होता है impurities का। so doping is the technique, और जो impurity atoms ऐड करते हैं उनको हम dopants बोलते हैं। ठीक है, और dopants can be of two types, either they can come from group 15, जैसे मैंने आपको कल बताया था phosphorus, nitrogen, arsenic। ठीक है, और they can come from group 13। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब। ठीक है ना, तो ग्रुप 13 में से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड करेंगे, ठीक है, तो देन एन टाइप इंप्योरिटी, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल रिजल्ट। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल रिजल्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नाम से क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो होल्स की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक में तो दोनों सेम आएंगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होती है, मतलब मच लार्जर। एट टाइम्स वी कैन, बिकॉज होल्स तो इसमें सिर्फ थर्मली जनरेटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें थर्मली जनरेटेड है। कल मैंने आपको बताया था ना कि हाउ अ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड, वो याद रखना चाहिए।
ठीक है, जो हमने कल किया था। तो जैसे ये वाला डायग्राम अगर है हमारे पास अभी, ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है, चलो ये समझ में आएगा आपको। तो और ये कब आएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आएंगे जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये तो आप याद कर सकते हो पहले, है ना। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स दे आर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर मच मच लार्जर, ठीक है। हाउ डू वी वेरी दिस कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको समझना है। तो डोपेंट्स, डोपेंट्स का मतलब होता है सिर्फ जो एटम्स या आयंस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में सेटल कर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे नाइट्रोजन के एटम सिलिकॉन की जगह आ जाएगा, तो उस एटम को या आयन को ही हम डोपेंट बोलते हैं, ठीक है। डोपेंट इज दैट एटम और आयन। और फिर यहाँ पे हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। तो जैसे ये वाला एटम है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये होल और ये इलेक्ट्रॉन कैसे अराइज किया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर निकल गया, ठीक है, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो जब ये वाली वैकेंसी ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो यहां पे एक होल बन जाता है। तो ये जो है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। इसका जनरेशन में कोई डोपेंट एटम नहीं है, तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। इट इज अ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो थर्मल एनर्जी आपने पढ़ा ना कि थर्मल एनर्जी एट एनी टेम्परेचर T, तो देन मॉलिक्यूल्स के, सॉरी, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल सभी में आएगी वो थर्मल एनर्जी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन जस्ट शेक देमसेल्फ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं, EHP। थर्मली जनरेटेड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रॉन को तो किसी भी मेथड से एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं। हो सकता है कि हम सिलिकॉन क्रिस्टल के ऊपर अगर लाइट शाइन करें, उस लाइट से भी इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, या और किसी मेथड से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उससे भी इसको एनर्जी मिल जाए। सो दिस हैज टू एक्वायर एन एनर्जी एंड देन इट कैन कम आउट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बाय एनी मेथड, तो टेम्परेचर इंक्रीज किए बिना भी हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सकते हैं। उसको ऑप्टिकल एक्साइटेशन बोल सकते हैं। ऑप्टिकल मतलब अगर लाइट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये बाहर आ गया, फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो यहाँ चला गया, तो इसको फिर ऑप्टिकल एक्साइटेशन बोल सकते हैं। चलो, ये तो आपको वैसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे यूज होगा, जब ये यूज होगा तो आपको तब शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मींस एंड व्हाट ऑप्टिकल एक्साइटेशन। और भी अलग किसी भी वे से इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो देन इट कैन कम आउट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा, अब इसमें एन टाइप के लिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि एन टाइप में क्या होता है। तो आपको भी बताया, जैसे लाइक ये अगर आपके पास, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द स्कीम, चलो जो भी थी, यहाँ पे एक बार बना देते हैं। अब इसमें दोबारा से आपको वैसे ही सिलिकॉन एटम्स बनाने हैं, ठीक है। ये फिर से सिलिकॉन के क्रिस्टल है जिसको हमने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया, इसी को हम वैलेंस बॉन्ड मॉडल बोलते हैं। देन वी विल सी व्हाट एनर्जी बैंड मॉडल इज, ठीक है। तो ज्यादा बड़े हो गए ना सिलिकॉन एटम।
ये क्रिस्टल लैटिस साइट में आ गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है, बट बहुत कम, इतने ज़्यादा इम्प्योरिटी एटम्स नहीं आ जाएंगे कि यहाँ पे हर जगह पे बिखरे हुए, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर बढ़िया चीज़ नहीं बनती है, ठीक है, व्हाट वी रिक्वायर वी डोंट गेट दैट, सो ओनली स्लाइट इम्प्योरिटीज आर एडेड टू दिस सैंपल। कई सारे मेथड्स होते हैं क्रिस्टल्स बनाने के, सब लोगों को वो आते भी नहीं, वो सिखाते हैं आगे, मटेरियल्स वाले एक पार्ट होता है इसमें, हार्डवेयर, उसमें बताते हैं कि हाउ यू ग्रो द क्रिस्टल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, उनको लार्ज स्केल में कैसे ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कैसे बना सकते हैं, एफिशिएंटली कैसे बना सकते हैं, बढ़िया कैसे बनेंगे। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि हम मोल्टन स्टेट से उसको ठंडा कर दें, तो इसमें इट इज़ मीन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉमनली अंडरस्टूड बाई मैनी पीपल, ठीक है, तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग देशों में है ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है। तो ये सिलिकॉन के क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर सब, ठीक है ना, दीज आर ऑल सिलिकॉन, इसको हम सिलिकॉन, ये एक इम्प्योरिटी एटम है, लेट्स से फॉस्फोरस ले लो आप, ठीक है ना, तो फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट, तो फॉस्फोरस के अंदर इसमें सब जगह सिलिकॉन नहीं, बाकी सब जगह हमने सिलिकॉन दिखा दिया, एक जगह हमने फॉस्फोरस दिखा दिया, हो सकता है और बड़ा डायग्राम बनाए तो और अच्छा लगे आपको, बट इतना काफ़ी है टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल फीचर्स। तो ये इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, और इसके पास भी 4 है, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आगे दूसरा नेटवर्क है, तो ये तो क्रिस्टल बना हुआ है आगे, ठीक है ना, द होल क्रिस्टल कंटेन सिलिकॉन ओनली। यहाँ पे एक इम्प्योरिटी एटम बैठा हुआ है बस, ठीक है, वेरी स्लाइट ट्रेस इम्प्योरिटीज। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब फॉस्फोरस के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के, जो इसका एक, अगर हम लो टेम्परेचर पे देखते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, लेट्स से 0 केल्विन के पास चले गया, बहुत कम टेम्परेचर पर, तो थ्योरेटिकल मॉडल अलग है, प्रैक्टिकली इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। प्रैक्टिकली लो टेम्परेचर मीन्स लेट्स से -50 डिग्री सेल्सियस और -100 डिग्री सेल्सियस, बट थ्योरेटिकली वी टॉक अबाउट 0 केल्विन विच इज नॉट अ प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर। तो अगर हम 0 केल्विन पे देखेंगे तो सिलिकॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे बॉन्ड्स के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फॉस्फोरस के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बन गए, क्योंकि ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट के साथ बाउंड होता है एट लो इनफ टेम्परेचर्स, तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको दिखा यहाँ पर रहे हैं, बट इट इज बाउंड टू द पेरेंट एटम, ठीक है। सो जब आप लो टेम्परेचर पर देखोगे तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फ्री नहीं है, ठीक है, डोंट थिंक इट इज फ्री, इट इज बाउंड टू द पेरेंट। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइबल चीजें हैं जिनको लोगों ने इतने दिनों से फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर्स में क्या सिचुएशन होती है। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अपने पेरेंट से बहुत लूजली बाउंड होता है, इट इज वेरी लूजली बाउंड, सो व्हेन इट इज वेरी लूजली बाउंड इट गेट्स डिटैच्ड वेरी इजीली, ये बहुत इजीली डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट से। जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये अपने पेरेंट से लूजली बाउंड होकर ये तो फ्री बन गया सबसे पहले। जैसे ही अपने पेरेंट से फ्री बना ये पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, डोपेंट एटम। तो जो एन टाइप इंप्योरिटीज होती हैं, एन टाइप, फॉस्फोरस को एन टाइप इंप्योरिटीज बोलते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को एन टाइप इंप्योरिटीज बोलते हैं। ऑल द एन टाइप इंप्योरिटी एटम्स व्हिच यू पुट इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ऑल ऑफ देम विल बिकम पॉजिटिव आयंस, बिकॉज उनसे जो 5th इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड था वो उनसे बड़ा इजीली डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंड था वो तो बड़ा इजीली फॉस्फोरस से डिटैच हो गया। और जितने भी पॉजिटिव आए, तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ND, इसको हम डोनर एटम भी बोलते हैं, डोनर, बिकॉज इट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जितने भी फॉस्फोरस आपने ऐड किए, सपोज इसमें बहुत सारे फॉस्फोरस एटम्स है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है, तो एक छोटे से सैंपल में ही थाउजेंड्स ऑफ लाख मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस एटम्स हो सकते हैं। तो जितने भी आपने फॉस्फोरस एटम्स ऐड किए ऑल ऑफ देम बिकम पॉजिटिव आयंस एट रीजनेबली रूम टेम्परेचर के ऊपर ही। तो ये जो है ये नंबर डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस एटम्स है, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ फॉस्फोरस एटम मींस नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। और डोनर डी, कैपिटल डी इसलिए आ रहा है कि ये डोनर टाइप इंप्योरिटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। और व्हाट अबाउट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो जो प्रोसेस पहले हो रही थी उसमें, ठीक है, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेट्स से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रोसेस चल रही थी वो तो इंडिपेंडेंट चलती रहेगी, दैट इज नॉट अफेक्टेड।
सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट, दिस इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो कम आउट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज निकल कर यहाँ चला गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस बॉन्ड के अंदर वापस गिर गया, बिकॉज बोथ साइड प्रोसेसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक होल यहाँ पर आ जाएगा, अ होल अपीयर्स हियर। सो ये जो आएगा, ये जो चीज है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। ये प्रोसेस इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती, ये तो चलती रहेगी नॉर्मल। लेकिन आप देखो जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसकी वजह से क्या है कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एक जितने नंबर आएंगे, उनके होल्स और इलेक्ट्रॉन एक जितने नंबर आएंगे, मतलब दिस एंड दिस। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फ्री होल भी आएगा। तो ये प्रोसेस तो पहले की तरह चल रही है, लेकिन जो फास्फोरस एटम है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने एक 5th इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे और होल्स कम। इनफैक्ट जितने भी हमने डोपेंट एटम्स ऐड किए, क्योंकि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो इस वजह से इस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स, बिकॉज डोपेंट एटम्स थर्मली जनरेटेड से ज्यादा होते हैं, ठीक है। डोपेंट एटम थर्मली जनरेटेड से ज्यादा होते हैं, प्लस आप खुद ही समझ सकते हो। तो इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ये 5th इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, रादर ये इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं जिसमें एक 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स मच लार्जर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही इजी मॉडल है, बस इसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए कि ये क्या प्रोसेस हो रही है। सो दिस इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। तो ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन अप्लाई करती है। देखो, ऑल्दो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम मच लार्जर देन द नंबर ऑफ होल्स, लेकिन अगर हम जिस टेम्परेचर पे हमने ये क्रिस्टल को लिया, अगर हम उसी टेम्परेचर पर एक साथ में सिलिकॉन का प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लें जिसमें सिर्फ इंटर्निजिक चार्ज कैरियर्स हैं, तो सेम टेम्परेचर पे आपने दो सैंपल्स लिए, एक तो एन टाइप सिलिकॉन है और दूसरा पी टाइप सिलिकॉन है, तो रादर एन टाइप सिलिकॉन है। तो जो इंटर्निजिक सिलिकॉन है उसमें जो चार्ज कैरियर डेंसिटी आएगी Ne इंटू NH वो इतनी बन जाएगी Ni²। और ये जो इम्प्योर सैंपल है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें Ne और NH ज्यादा है, Ne इज मोर देन NH, बट Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni²। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। ये इट इज अ लिटिल बिट लाइक जैसे हम इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स को इक्वलाइज करते हैं, उसमें वहां पे बीच में एक के आते हैं थोड़ी सी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं हम कर रहे क्योंकि ये तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से बनती है, तो इसका हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसका हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे, बट ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में, इसको याद करना पड़ेगा। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। Ne और NH इम्प्योर सैंपल है, मतलब जैसे N टाइप हो गया अभी, ठीक है। इक्वेशन तो P टाइप को भी अप्लाई करती है, बस P टाइप में NH बिकम्स मच लार्जर देन Ne, ठीक है, और Ni²। तो एट द सेम टेम्परेचर इफ यू हैव अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी Ni इंटू Ni वो Ne इंटू NH के इक्वल आएगी। इसके ऊपर बेस फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसी डायग्राम को हम मॉडिफाई करके ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा पूरा, हम P टाइप भी समझ सकते हैं, तो कम से कम आपको ड्रॉ करने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो P टाइप सिलिकॉन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, आपको बस इस इम्प्योरिटी को चेंज करना है, ठीक है। तो दिस इम्प्योरिटी चेंजेस, तो बेसिकली यहाँ पर फॉस्फोरस इम्प्योरिटी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट आएगा। तो अगर हम लो इनफ टेम्परेचर पर देखते हैं तो ये थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर चला जाएगा, मतलब अगर आप बिल्कुल ठंडा कर दोगे क्रिस्टल को, तो लेट सपोज कि ये आपके पास ग्रुप 13 की कोई इम्प्योरिटी यहाँ पर आ गई, ये ग्रुप 13 है, ठीक है। अब ग्रुप 13 इज ट्राईवेलेंट, जैसे ग्रुप 15 इज पेंटावेलेंट, सो ग्रुप 13 इज ट्राईवेलेंट। सो ये सेटल तो यहाँ पे कर गया क्योंकि ये एटम का जो साइज है वो सिलिकॉन के साइज के कंपेरेबल है, सो इट विल सेटल इनटू द क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड के अंदर तो लैटिस में ही होगा, ठीक है। तो ये, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल में, तो 1, 2 और 3, और एक ही ऑलरेडी वैकेंसी है, ठीक है। ग्रुप 13 में ये ऑलरेडी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सपोज आपके पास लेट से एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का एटम है। तो अब ये P टाइप सेमीकंडक्टर बन गया।
तो लो टेम्परेचर पे तो ये आप हटा दो, क्योंकि ये कहाँ चला गया, ये वापस यहाँ चला गया बस, वो तो फिर आपके पास लो टेम्परेचर पे देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फ्यूल्स। एज यू ब्रिंग इट टू द रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये ऑटोमेटिकली होल नहीं है, ठीक है, कि आपने इम्प्योरिटी वहां पे ऐड कर दी तो वो वैकेंसी इज अ होल, वैकेंसी इज नॉट अ होल। तो जब हम रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से निकलकर पहले यहां पर आ गया। अब व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, ये इनको हम बोलते हैं ये एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज, ठीक है, ये ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है, क्योंकि इनमें एक ही जो खाली जगह पड़ी हुई है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो ये आपने इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए इनमें यहाँ पे ये जो खाली जगह है, तो इनके यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर, यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप 13 के आपने इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए, उन सब की वैकेंसीज में थोड़े से टाइम के बाद, मतलब रूम टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे तो जितने भी आपके पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो डोनर एटम्स थे उन सबका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था सबका अलग हो जाएगा, ऑल ऑफ देम विल बिकम पॉजिटिव आयंस। तो अब इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस वजह से ये कैसा बन जाएगा, एल्यूमिनियम विल बिकम अ नेगेटिव आयन। दिस माइनस डज नॉट डिनोट एन एक्स्ट्रा माइनस वन मोर इलेक्ट्रॉन, दिस माइनस मींस के इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी चार्ज न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। लेकिन ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हमने जब एल्यूमिनियम ऐड किया था तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल एटम था, ये न्यूट्रल है, और सिलिकॉन भी न्यूट्रल था सारा। तो डोपिंग करने से चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, सपोज दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट एंड देन फॉल्स इनटू दिस प्लेस, ये यहां पर आ गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर एक होल अपीयर कर जाता है। तो हर ग्रुप 13 के इंप्योरिटी एटम की वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज जितने भी ग्रुप 13 के इंप्योरिटी एटम्स हैं उनके वेकेंट स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक होल क्रिएट हो गया। थर्मली जनरेटेड होल्स तो पहले से ही हैं, तो अब होल्स ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम, तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स बिकम्स मच मच लार्जर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जितने भी ये इंप्योरिटी एटम्स हैं इनको हम, अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए इसको हम एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी बोलते हैं, ये एक्सेप्टर टाइप, ठीक है। इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और Na इज द सिंबल व्हिच वी यूज टू डिनोट द डेंसिटी ऑफ दीज एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज। इनकी डेंसिटी को Na से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी है इंप्योरिटी एटम्स की, ठीक है। और मोस्टली आप देखो कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी एटम्स है दैट इज वेरी नियरली इक्वल टू NH इन दिस क्रिस्टल। कई बार ये अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, वेरी नियरली वो सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं वो तो बहुत ही कम है, दे आर नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। और उसमें ND इज वेरी नियरली इक्वल टू NE, ठीक है, वेरी नियरली, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये ले सकते हैं उसको, तो इसमें भी वही इक्वेशन अप्लाई करेगी, ठीक है, Ne इंटू NH, ठीक है, इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। एक प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसमें और मेजर समस्या क्या है, ठीक है। बेटा इसमें सिर्फ इस Na इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, काफी सारे मतलब 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए इन्होंने, और आपके कंपटीशन में इसमें से एक न्यूमेरिकल जो आ सकता है वो यही होगा, पर ये भी मुझे याद नहीं आता कि बोर्ड के पेपर में कभी आया है। ये सारा बताया बेटा इसमें डोपिंग ना, तो आप इसको देख लेना आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ऑल दी थिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू दे हैव डिस्क्राइब्ड हियर, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमें करना है, ये वाली प्रॉब्लम अभी हम इसको कर सकते हैं। चलो आप सोचो कैसे होगा। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ये तो सिलिकॉन के अंदर एटम्स की डेंसिटी दी हुई है उसकी क्रिस्टल लैटिस में, कि क्रिस्टल लैटिस के 1 मीटर क्यूब में इतने सारे एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो प्योर सिलिकॉन है इंट्रिंसिक।
इट इज ड्रॉप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन मतलब सिलिकॉन के 10 to the power 6 के लिए एक आर्सेनिक आएगा, ठीक है। तो आर्सेनिक की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि पेंटावेलेंट तो Nd लिखो आप, कैपिटल Nd इज इक्वल टू कौन आएगा, कितना आएगा, ये इसको 10 to the power 6 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। क्योंकि 10 to the power 6 के लिए ऐसे लिखेंगे ना, 10 to the power 6 के लिए एक है, तो एक के लिए कितना है 1/10 to the power 6, तो इतने के लिए कितना है 5 × 10 to the power 28 के लिए 5 × 10 to the power 28 अपॉन 10 to the power 6, यूनिटरी मेथड है। 10 to the power 6 सिलिकॉन के लिए एक इम्प्योरिटी है, तो 1 सिलिकॉन के लिए 1/10 to the power 6 इम्प्योरिटीज एटम्स आ जाएंगे। अब इसने बताना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इन्होंने दिया है कि Ni की वैल्यू ये लेनी है, ये Ni है, इसमें कुछ सिंबल गड़बड़ लग रहा है, तो Ni का स्क्वायर कर देंगे, कर दोगे 1.5 × 10 to the power 16 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2.25 × 10 to the power 32 इज इक्वल टू Ne × NH। लेकिन Ne को कितना मान लेंगे, Nd के इक्वल कर लो उसको, क्योंकि Ne और Nd सेम आ जाएंगे, नंबर डोपेंट डेंसिटी ऐसे इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड पीछे बैक एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो आई हैव नॉट सीन इवन दिस, बट इट कैन बी आस्क्ड, इट इज वेरी इजी। आ जाएगा बेटा आंसर, क्या निकाला, निकाल लो, ठीक है, ये बहुत इजी है। आ जाएगा बेटा आंसर, क्या निकाला आप लोगों ने, यही आंसर है 4.5 × 10 to the power 9, ठीक है। कर लेना इसको, इस कंसेप्ट के ऊपर फिर पीछे जो दिया हुआ वो फिर बाद में आप देख लेना, सारा कुछ अगर हम ही करा देंगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे। थोड़ा सा मैं आपको एनर्जी बैंड्स का भी बता देता हूँ कि एनर्जी बैंड्स क्यों बनने चाहिए सॉलिड्स में, ठीक है, व्हाई एनर्जी बैंड शुड बी फॉर्म्ड। देखना बेटा, तो बेसिकली एनर्जी बैंड्स को स्टडी करने के बाद आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन पता चलती है why certain solids can be called as conductors, okay, why other solids become insulators, okay, and why we have semiconductors। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ जाती है एनर्जी बैंड्स पढ़ने के बाद कि कुछ सॉलिड्स तो कंडक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, और कुछ सॉलिड इंसुलेटर्स बन जाते हैं, ठीक है, और कुछ सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ये अलग अलग क्यों आते हैं, ये एनर्जी बैंड्स की बेसिस पे। लेकिन हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड, हाउ एग्जैक्टली वी कैलकुलेट द एनर्जी बैंड्स, जैसे आपने हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट किए थे कि यहाँ पे पहला एनर्जी लेवल आएगा, फिर बीच में खाली जगह आती है, फॉरबिडन स्पेस कुछ। अब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की हर एनर्जी थोड़ी पॉसिबल है, ओनली सर्टेन एनर्जीज आर पॉसिबल, तो उनको हम बोलते हैं कि देयर इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। वी कैन हैव द एटम की एनर्जी इतनी हो सकती है, या एटम की एनर्जी इतनी हो सकती है, या एटम की एनर्जी इतनी हो सकती है, या एटम की एनर्जी इतनी हो सकती है, बीच वाली एनर्जी 1.36, 1.11, 1.22 ये तो नहीं हो सकती, तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो ये तो हमने कैलकुलेशन की, बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज एनर्जी बैंड के साथ क्या है, एनर्जी बैंड्स की जो एनर्जी बैंड भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, उसमें भी अलाउड एनर्जीज की बात करते हैं कि कौन सी एनर्जीज है, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे बिकॉज कैलकुलेशन आर टू डिफिकल्ट फॉर दिस क्लास। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सब लोग नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने इसको सीखा है, जो स्पेशली पढ़ रहे हैं वही कर पाएंगे। तो मे बी वी विल यूज और एम्प्लॉय कंप्यूटर्स टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ द एनर्जी बैंड्स बिकॉज द टेक्निक्स आर सच। देयर आर मेथड्स, अलग अलग मेथड्स होते हैं एनर्जी बैंड्स के कैलकुलेशन करने के, प्रिसाइसली 2 अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ने। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड क्वालिटेटिवली कि व्हाई एनर्जी बैंड शुड बी फॉर्म्ड एंड हाउ वी एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो उसको ऐसे समझते हैं, तो आप इमेजिन करो कि सपोज हम सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन के 2 अलग अलग एटम्स ले लो, 2 अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट है, तो एक को हटा ही देते हैं, लेट्स रिमूव वन ऑफ द एटम्स, इसको हटा देते हैं, एक ही सिलिकॉन का एटम बचा, तो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन 14 होती है, राइट।
तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p2, ये कन्फिग्रेशन आ जाएगी सिलिकॉन की, ठीक है। तो ऐसे ही कार्बन में क्या होता है 2s2 2p2 होता है ना, और जर्मेनियम में 4s2 4p2, क्योंकि एक ही ग्रुप में इनकी कन्फिग्रेशन सिमिलर आएंगे। तो अब मतलब वो समझना है कि सिमिलर फीचर्स मिलेंगे, जर्मेनियम के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो आप इसको देखो, ये वैलेंस शेल है, थर्ड शेल, ठीक है ना। तो 3s की एनर्जी और 3p की एनर्जी में डिफरेंस होता है, आपको मालूम होगा, तभी 3s पहले भरता है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यू ऑल नो कि सिलिकॉन एटम के अंदर अभी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो अबाउट द सिलिकॉन एटम, तो आप लोगों को मालूम है कि जैसे अगर ये इसकी कन्फिग्रेशन है तो इसमें लेट अस कंसीडर दिस ऑर्बिटल 2p6। तो 2p6 में आपको मालूम है कि 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इसमें, तो पहले ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक ही ओरिएंटेशन में फिलअप होते हैं, और फिर जो बाकी के 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा, ये ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py 2pz, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आएगा उसकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। सो व्हाई दिस स्पिन शुड बी ऑपोजिट, तो 2p6 को हम कई बार ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी ऑफ द ऑपोजिट स्पिन, बिकॉज यू विल रिकॉल कि देयर इज अ रूल कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट no two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers same। तो अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के n, l, ml की वैल्यूज सेम है तो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी अलग वैल्यूज आएंगी, राइट। तो इसी तरीके से जो आपका 3p सबशेल है उसके अंदर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं 3p सबशेल को ग्राफिकली दिखाऊं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इसमें आएंगे। तो अब एवरी इलेक्ट्रॉन in an atom occupies a particular quantum state, and that quantum state is specified by the 4 quantum numbers, right। तो एक एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में होता है, और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। मतलब यह है कि अगर उनके 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए तो 4th क्वांटम नंबर उनका अलग होना जरूरी है। दिस इज व्हाट द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज, ठीक है। अब ये एक सिलिकॉन का एटम है और ये कोई दूसरा और दूर 2-3 सेंटीमीटर दूर, 2-3 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा है ना इनके लिए, क्योंकि इनका साइज कितना कम होता है एटम्स का। इसके अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसके एटम्स की जो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन आ जाएगी या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो ये आ जाएगी। अब ये तो बड़ी समस्या है, देखना इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो 3p2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 3p वाला 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 3p वाले इलेक्ट्रॉन के तो क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, नहीं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सेम एटम नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट अ सेम सिस्टम, ये सेम सिस्टम नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द सेम, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब दूर दूर है, 3 सेंटीमीटर मतलब दूर हो गए, आइसोलेटेड हो गए। तो ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। लेकिन सपोज 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स पास आते हैं और पास आके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जब आप क्रिस्टल लैटिस को देख रहे हो, जो ये मैंने कल आपको फिगर भी दिखाई थी, ठीक है। व्हेन यू लुक एट दिस क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत पास है। इस लैटिस में आप देखो, ये जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके बीच में 2-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं है। देखना सिलिकॉन में इन्होंने दिया हुआ ये ऑंगस्ट्रोम्स में। सो दीज एटम्स आर रियली क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर नॉट एनी मोर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं बनते, ठीक है। ये और इनको आप इंडिपेंडेंट एटम्स नहीं मान सकते। तो मतलब अब जब ये 2 एटम्स यहां पर हैं, तो इसका जो 3p वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके जो 3p वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अब एक ही सिस्टम का पार्ट बन गए बिकॉज ऑफ देयर दूरी, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मतलब सेम क्वांटम नंबर्स इनको अप्लाई नहीं कर सकते। वो जो क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं वो आइसोलेटेड एटम में ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग पर, एक्चुअल क्रिस्टल स्पेसिंग मतलब जब हम इन दोनों एटम्स को पास लेकर आना शुरू करते हैं, सब यू स्टार्ट ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, टू एक्चुअल क्रिस्टल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन द एक्चुअल क्रिस्टल। जब इसको एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पर लेके आएंगे जो क्रिस्टल लैटिस में इनकी है, तब ये दोनों इंडिपेंडेंट एटम्स नहीं रहेंगे। तो इसके जो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो सकता है। तो जब आप इनको पास ले आओगे, अब ये यहाँ से पता नहीं चल रहा है कितनी पास है, ये 3 सेंटीमीटर था और ये ऑंगस्ट्रोम्स में आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3p का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, 3p का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का यहाँ ले लो, इसमें 2 है उसमें भी 2 है, तो दूसरा भी बना दो कहीं, इसका भी दूसरा कहीं बना दो। तो अब
इनमें से एक का इसका क्वांटम नंबर में भी इसके साथ सेम हो जाएंगे और इसके क्वांटम नंबर इसके साथ सेम हो जाएंगे, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बचाना पड़ता है। तो उसके लिए एटम्स क्या करते हैं? So if we show the energy level of these two electrons, right? So the two electrons which are present in this atom, they may be shown like this. These are the two electrons in this atom, and the electrons in the other atom, let us show these other electrons in the other atom like this. So these are the two electrons of the other atom. So initially तो जब आप इनको पास लाओगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप इनको बिल्कुल पास लेकर आएंगे, जब आप इनको बिल्कुल पास ले आएंगे तो क्या होगा, तो एक ही सिस्टम के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मे बी बाई चांस, और इन दोनों के भी क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट द ओरिजिनल एनर्जी लेवल इट स्प्लिट्स अप लाइक दिस इनटू टू मोर एनर्जी लेवल्स। तो मतलब इसके अंदर तो 6 क्वांटम स्टेट्स थी, तो जब ये ओरिजिनल एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट अप कर जाता है तो इसमें 12 क्वांटम स्टेट्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे इसके अंदर भी ओरिजिनली 6 क्वांटम स्टेट्स थी, तो ये ये ओरिजिनल एनर्जी लेवल 2 लेवल्स में सेपरेट हो जाएगा, तो 6 क्वांटम स्टेट्स इसमें आएंगे और 6 क्वांटम स्टेट्स इसमें आएंगे। बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग अप जो एक्स्ट्रा क्वांटम स्टेट्स क्रिएट हुई हैं उसमें हम इट इज़ पॉसिबल कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके चारों कोई क्वांटम नंबर्स जो नया हमारा सिस्टम बना है उसके अंदर वो अलग हो सकते हैं। मे बी वो सेम क्वांटम नंबर्स अप्लाई नहीं करेंगे जो कि हम एक डिस्क्रीट या आइसोलेटेड एटम में हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो नया सिस्टम बनेगा उसमें ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग क्वांटम स्टेट में जा सकते हैं, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा। तो मतलब ये है कि जब हम एटम्स को पास लेकर आएंगे, अब इसमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स को हम पास लेकर आ रहे हैं, जस्ट 2 एटम्स वी आर ब्रिंगिंग क्लोजर, ठीक है। तो व्हेन यू ब्रिंग 3 एटम्स क्लोज टुगेदर, ठीक ना, अगर हम 2 एटम्स को पास लेकर आ रहे हैं तो क्या होता है कि जो एक का एनर्जी लेवल है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है और दूसरे का एनर्जी लेवल भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है। अगर हम 3 एटम्स को साथ पास लेकर आ रहे हैं फिर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, समझ में आपको, ठीक है। तो ओरिजिनल एनर्जी लेवल 3 पार्ट्स में स्प्लिट अप करेगा, और अगर हम 4 एटम्स को पास ला रहे हैं तो 4 पार्ट्स में स्प्लिट अप करेगा। लेकिन जब आप एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस को देखते हो तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ठीक है। आप देखना एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो जो 5 एंगस्ट्रॉम पे एटम पड़ा हुआ है वो भी तो इसके बिल्कुल पास ही है, वो भी एक ही सिस्टम है, तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हम n सिलिकॉन के एटम्स को पास लेकर आएंगे सब तरफ से, ठीक है, n इज टिपिकली अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो n सिलिकॉन एटम्स को जब हम पास लाएंगे तो ओरिजिनल एनर्जी लेवल n एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप कर जाता है, वो n लेवल्स में स्प्लिट अप करता है। हर एक एटम का जो एनर्जी लेवल है वो n एटम्स में स्प्लिट अप कर जाएगा। सो ये इसी को हम एनर्जी बैंड्स इसी से बनते हैं, स्प्लिटिंग अप से एनर्जी बैंड्स बनते हैं। अभी तो बताऊंगा बैंड्स कहां पर है, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम आता है, ठीक है, मतलब इट इज ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम आएगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। तो बेसिकली जब क्रिस्टल बन जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, उसमें अलग अलग क्वांटम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो उससे पॉलीज एक्सक्लूजन, बिकॉज जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल बने उससे एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो उनके क्वांटम नंबर्स अब सेम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से स्प्लिटिंग अप होती है। तो इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई स्प्लिटिंग अप टेक्स प्लेस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, ये आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन स्प्लिटिंग अप क्यों होती है वो मैंने आपको बताया, बिकॉज इफ स्प्लिटिंग अप डज नॉट टेक प्लेस देन मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम क्वांटम नंबर्स। तो ये एक डायग्राम आपके नोट्स में बना हुआ है, बुक में बना हुआ है। इसमें इस डायग्राम में यहाँ पर हम एनर्जी एक्सिस दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कुछ भी प्लॉट नहीं है, ठीक है, बस ऐसे इसको दिखाया। ये सपोज आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट शेल में कितने, मतलब अगर n एटम्स हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कितनी क्वांटम स्टेट्स होंगी? आउटर मोस्ट शेल में 6 n क्वांटम स्टेट्स होंगी, समझ में आया? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, ग्रुप 14 के हिसाब से ले लो अभी फॉर द टाइम बिंग। आउटर मोस्ट शेल में 6 मतलब 3s2 3p2 आ जाएगा ना आउटर मोस्ट सब शेल, तो इसमें 6 क्वांटम स्टेट्स हैं। अगर n एटम्स है तो कितनी क्वांटम स्टेट्स हैं उसमें? 6 × n, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा। और 3s में अगर हम दिखाएं तो 3s के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, तो अगर एक n एटम्स हैं सिलिकॉन के तो n एटम्स में 2n क्वांटम स्टेट्स हैं 3s में। अंदर वाले शेल्स आएंगे 2p6 2s, वो तो आएंगी 1s2, ठीक है। तो अगर हम सिलिकॉन के हिसाब से समझ लेते हैं तो सिलिकॉन में ये 3s है और ये
ये 3s है और ये 3p है, और जर्मेनियम में ये 4p है और ये 4s है, और 3p और 3s अंदर आएंगे 2p। तो जो अंदर वाले ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, ठीक है, स्प्लिटिंग अप से, ठीक है। वो आप ये मान लो कि वो थोड़ा हिडन है या पास नहीं आते, बाहर वाले ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमें अलग अलग रीजन्स बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं बताऊंगा एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये रीजन है ए, ठीक है, फिर ये बी रीजन आ जाएगा, ठीक है, फिर सी रीजन आ जाएगा और फिर डी, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। ये प्रिसाइज डायग्राम नहीं है, जस्ट लॉजिकल डायग्राम है, ना ये कोई ग्राफ है। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग मतलब जब एटम्स, यहाँ पे एटम्स दूर दूर है, जब हम इसको ऐसे ला रहे हैं इसका मतलब हम एटम्स को पास ला रहे हैं। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर। सो लॉजिकली यहाँ पे n एटम्स दूर दूर थे और यहाँ पे n एटम्स दूर दूर थे, तो सब एटम्स में जो एनर्जी लेवल था वो स्प्लिट अप नहीं था, वो नॉर्मल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग अप स्टार्ट हो जाएगी, तो स्प्लिटिंग अप स्टार्ट होने से ये ऐसे स्प्लिटिंग अप शुरू हो जाती है। तो अगर n एटम्स को पास ला रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल कितने लेवल्स में स्प्लिट अप करेगा? क्लोजली स्पेस्ड n एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप कर जाएगा। समझ में आपको? इट विल स्प्लिट अप इनटू n क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, बट वी डोंट नीड टू शो ऑल दोज एनर्जी लेवल्स। हम सिर्फ लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट दिखा देंगे। तो ये लोअर मोस्ट मतलब स्प्लिटिंग अप से कम ये यहाँ पे गया और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ये एनर्जी एक्सिस है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर रही है इस साइड पर, ठीक है। और ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी स्प्लिटिंग अप से ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे ऐसे दिखाना होता है, ठीक है, और इसको ऐसे, तो कोई इनके रीजन्स के नाम रख देते हैं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो अभी आपको मैं आपकी बुक से दिखा रहा हूँ सिमिलर डायग्राम, देखना। एनर्जी बैंड फॉर्मेशन, इसको करना पड़ता है एक बार। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक ना। इसमें बेटा रीजन ए, बी, सी और डी दिखाए इन्होंने। तो यहाँ पे आइसोलेटेड एटम्स हैं, तो जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल था उसमें 6 n क्वांटम स्टेट्स थी और उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे थे? क्योंकि 4 तो एक एटम में देखो ना, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 2, तो बाकी 4 तो खाली पड़ी ना एक एटम में, बाकी 4, तो इसमें 2 n इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, मतलब 2 n को अकोमोडेट करना है, ठीक है। और इसमें 3s में ये L = 0, ये 3s है, ये 3p है। NH शेल इसलिए दिखा है क्योंकि सिलिकॉन में यहाँ N3 आएगा और जर्मेनियम में 4 आएगा, कार्बन में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल ये 3s है। अंदर वाले जो ऑर्बिटल और सेल्स हैं वो इतने इफेक्ट नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट रियली क्लोज। बाहर वाले थोड़े जो आउटर मोस्ट हैं वो ज्यादा क्लोजली इफेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे एक स्प्लिटिंग अप शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊपर जा रही है एक्सिस, ठीक है, ये नीचे जा रही है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डायग्राम। इसमें ये सब रीजन, ये सब हमें जगह क्यों लिखी हुई है वो आपको बतानी पड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब किस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से ये डायग्राम बनाना आ सकता है। तो ये आपके पास ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये आगे चला जाएगा ऐसे, इसको ऐसे बना देंगे। सपोज ये क्लाइम करके ऐसे चला गया, ये वाला एनर्जी लेवल ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे, यहाँ से कुछ आप ऐसे बना दो। अब इसमें इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो डी वाला पार्ट है ये स्पेशल पार्ट है, क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है आपको ये बेसिकली क्या है। ये बहुत सारे क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे इसकी अपर एज इसकी लोअर एज से मर्ज कर गई, ठीक है ना। और ये तो आगे चलती रहती है ऐसे, ठीक है, बट यहाँ पे मर्ज होगी। तो ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं क्लोजली स्पेस। यहाँ पे कोई भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग नहीं है। ये एक्चुअली जब एटम्स आ जाते हैं तो ये स्थिति होती है। एक्चुअली जब एटम्स बिल्कुल पास आ जाते हैं, जो उनकी एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, उसमें ये सिचुएशन आ जाती है कि ये स्प्लिट अप होकर यहाँ पहुंच जाता है, ये वाला एनर्जी लेवल यहाँ पहुंच जाता है, और इसमें बहुत सारे फाइनली स्पेस एनर्जी लेवल हैं। इस जगह में, ये पूरी जगह में बहुत सारे फाइनली स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं। तो उनको ड्रॉ करने का बेटर मेथड तो ये है, लेकिन हम कितने बनाएंगे? 6 to the 10 to the power 23 लाइंस तो नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए हम कंटिन्यूअस दिखा देते हैं।
बिकॉज दीज एनर्जी लेवल्स आर रियली क्लोज। मेन कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसको यहां से यहां जाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत है। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन कर दिया, ठीक है, तो उसी से उसमें इतनी एनर्जी आएगी कि वो आराम से ऊपर नीचे घूम सकता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट इज व्हाई इसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। एनर्जी बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ जस्ट फ्लक्चुएशंस ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, लेकिन यहां से यहां चला जाएगा तो कोई दूसरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्वांटम हर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट अलग होगी। लेकिन इसके अंदर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट 4 क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई कैसे करेंगे, उसका कोई मेथड हमारे पास नहीं है। वी डोंट नो कि क्वांटम स्टेट को कैसे स्पेसिफाई करना है। आइसोलेटेड एटम में क्वांटम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उस लेवल पे भी अप्लाई करेगा कि क्वांटम स्टेट तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग होगी, पर उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो 4 क्वांटम नंबर्स अप्लाई नहीं होंगे, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए आपको। तो मतलब बेसिकली व्हाट इज एन एनर्जी बैंड? एनर्जी बैंड इज बेसिकली very finely spaced energy levels, and these finely spaced energy levels are called as they are said to constitute an energy band because electron can easily move from one energy level to the another just because of fluctuation of thermal energy। तो random fluctuation की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो ऊपर नीचे घूम सकता है। तो ये जो डायग्राम है ये फाइनल सिचुएशन है। और यहाँ पे आप देखना ये जो खाली जगह, ये जो खाली स्पेसिंग है यहाँ पर, दिस स्पेस, यहां पर कोई भी क्वांटम स्टेट नहीं है। इसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यहां पे एनर्जी लेवल्स हैं, यहां पे एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये स्प्लिटिंग अप ऐसे होती है कि ये नीचे से मर्ज करके यहां पहुंच जाती है, ये नीचे से मर्ज करके यहां पहुंच जाती है, ये ऊपर चली जाती है, और ये वाली मर्ज करके एक्चुअली यहां से ऐसे ही मर्ज कर जाती है, ठीक है ना। तो आप लोगों की बुक में भी ऐसे ही दिखाया हुआ ये, ठीक है, ये यहां से मर्ज करके ऐसे आ गई और ये ऊपर चली गई, ठीक है। तो हमने इसको कोई अलग दिखाया तो उसको आप, ये सेम ही है ना, ये यहाँ से ऐसे आ जाएंगे तो ये सिमिलर डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली स्पेस एनर्जी, तो ये एक्चुअल इंटरएटॉमिक, यहाँ लिखा ना एक्चुअल स्पेसिंग इज जस्ट वेयर द रीजन डी एंड्स, वहां पे एक्चुअल स्पेसिंग आती है। तो एक्चुअल स्पेसिंग में ये वाली सिचुएशन, इसको थोड़ा सा मैं और आगे तक बना देता हूँ, थोड़ा सा और आगे बना दो, ठीक है। तो जहां पे डी वाला पार्ट है, तो अब ये एनर्जी लेवल्स हैं closely spaced, but these energy levels are so nearby that you actually call this as an energy band। ये तो यहां पे इन्होंने एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग दिखाई है इस जगह पर, तो यहां पे आप लिख देना एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग। तो ये लॉजिकल डायग्राम है विच शोज हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड। अगर आप इतना भी बना दोगे तो सपोज आपको ये क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड्स, तो आपको ये डायग्राम बनाकर और एक एक लाइन हर रीजन के लिए लिखनी है, ठीक है। बिफोर द रीजन ए इज रीच्ड द एटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द ओरिजिनल एनर्जी लेवल्स इन ईच एटम आर सेपरेट, ठीक है। एंड व्हेन वी ब्रिंग द एटम्स फर्दर क्लोज एट द वेयर द रीजन ए स्टार्ट्स, स्प्लिटिंग अप द ओरिजिनल एनर्जी लेवल बिगिंस, ठीक है, इन ईच एटम, ठीक है। द इनर शेल्स आर नॉट अफेक्टेड मच, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल्स आर अफेक्टेड। सो वो लिखना कैसे, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इन द रीजन डी वी फाइंड दैट द लोअर एज ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड मर्जेस विद द अपर एज ऑफ द नेक्स्ट इनर बैंड, ठीक है। एंड दिस फिर उसके बाद लिखोगे एज वी कम टू द रीजन सी, ठीक है, द अपर एज ऑफ द लोअर बैंड, और ये लिख देना जो भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, व्हेन वी ब्रिंग द एटम्स फर्दर क्लोज, ठीक है, इन द रीजन सी वी फाइंड दैट देयर इज नो सेपरेशन, जैसे इसमें सेपरेशन है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, दे ऑल मर्ज टुगेदर। फाइनली एज वी कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड वी कम टू द एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इन द रीजन डी, वी फाइंड दैट एन एनर्जी गैप इमर्जेस। ये एनर्जी गैप है, समझ में, ये चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग में इस एनर्जी बैंड, ये तो नेक्स्ट इनर एनर्जी बैंड है, ये आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड है। कई सारे लोग इसको कंडक्शन बैंड बोल देते हैं, तो आप कंडक्शन बैंड बोलना चाहते हो बोल दो, लेकिन कई सारे लोगों को कई मिसनोमर होता है, वो केमिस्ट्री की बुक्स में ऐसे लोग पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना है। तो एट टाइम्स पीपल कॉल आउटर मोस्ट बैंड एज द कंडक्शन बैंड, थिंकिंग दैट कंडक्शन विल अकर इन दैट बैंड, एंड दे कॉल द इनर बैंड एज द वैलेंस बैंड, thinking that no conduction can occur here, which is wrong.
तो इसको आउटर मोस्ट को कई सारे लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, इसको वैलेंस बैंड, बट गुड ऑथर्स विल ऑलवेज कॉल दिस एज द आउटर मोस्ट बैंड एंड दिस एज द नेक्स्ट इनर बैंड। तो एक्चुअल इंटरएटॉमिक, अब इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, इस चीज को मैग्नीफाई करके देखो तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो इस पार्ट को आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये तो एनर्जी एक्सिस है, ठीक है। तो इसको वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, इसको कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं, और यहां पर कोई भी क्वांटम स्टेट नहीं है, इसको हम एनर्जी गैप बोल रहे हैं, एनर्जी गैप, ठीक है ना। वी कॉल दिस एज द एनर्जी गैप। सो यहाँ पे वेरी फाइनली स्पेस एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बट उनको नहीं दिखाना, आपको इसको एज अ बैंड ही दिखाना है। इट इज अ कंटिन्यूअस बैंड, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, हियर और एनीवेयर, बिकॉज देयर आर नो फॉरबिडन स्पेसेस। जो फॉरबिडन स्पेस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो तो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब फिलिंग अप शुरू होगी एनर्जी लेवल्स की, तो यहाँ से शुरू होगी, तो पहले ये फिलअप होंगे, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर वो यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में, इससे आप समझ सकते हो, इंसुलेटर में पहले तो जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ये वाला पार्ट। तो ज्यादा एनर्जी गैप का मतलब क्या है, तो ये वाली सिचुएशन किस में होती है मैं बता रहा हूँ आपको ये, लेकिन अगर हम इंसुलेटर में दिखाएं लॉजिकली स्पीकिंग, तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वैलेंस बैंड है सबसे नीचे, तो यहां ऐसे दिखा देंगे, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो इंसुलेटर्स में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जैसे डायमंड में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है तो इंसुलेटर बन जाएगा। वो क्यों बन जाएगा वो फिर अभी बताएंगे आपको, लेकिन इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। और सेमी कंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में एनर्जी गैप मैंने आपको कल ही बताया था, सिलिकॉन में इतना एनर्जी गैप है और जर्मेनियम में कई बार हम इतना ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.7, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, आपको याद रख लेने चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो इसमें एनर्जी गैप कम होता है। व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक मेटल्स, तो मेटल्स में, अब मेटल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे वहीं से। मेटल्स के अंदर एनर्जी लेवल जैसे, एनर्जी बैंड जैसे बनते हैं, मतलब जब हम एटम्स को एक्चुअल इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे ले आते हैं, या तो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, या अगर एनर्जी गैप होता भी है, सपोज मेटल्स में एनर्जी गैप है भी तो वो बहुत ही कम है, और एनर्जी गैप होने के बाद भी कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स का बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेटल्स में 2 सिचुएशन है, या तो एनर्जी गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप कब नहीं होगा, When will the energy gap not be there? तो मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी गैप कैसे नहीं होगा। तो मेटल में 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये जो कंडक्शन बैंड है इसकी जो लोअर एज है वो इसकी अपर एज के नीचे आती है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक ना, ये आपके पास वैलेंस बैंड की, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड की लोअर एज, इसको अपर एज, और कंडक्शन बैंड की लोअर एज अगर यहां पर आ जाए, ये कंडक्शन बैंड की लोअर एज है और ये कंडक्शन बैंड की अपर एज है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जो एनर्जी लेवल्स हम एनर्जी बैंड्स कैलकुलेट करते हैं, जो भी उनको कैलकुलेट करने के मेथड है, उनसे पता चलेगा कि मेटल्स के अंदर कई बार ऐसा एनर्जी बैंड बनता है। इसमें क्या है कि जो कंडक्शन बैंड की लोअर एज है वो वैलेंस बैंड की अपर एज से नीचे आ गई, तो उससे वो मेटल बन जाता है। मतलब बेसिकली मेटल में क्या फीचर है, मेटल विल कंडक्ट एट इवन वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है, और सेमी कंडक्टर्स नहीं करेंगे। तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन्स। इन सेमी कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर्स। एट रूम टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, एट रूम टेम्परेचर्स सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेयर, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गैप के अक्रॉस एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है ये इतना बड़ा है कि जब हम सिलिकॉन को लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते क्योंकि तो फॉरबिडन रीजन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो यहाँ से यहाँ चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई, एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ एनर्जी मिल गई, एक और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ खाली जगह बच जाएगी, वो जो खाली जगह है वो होल की तरह से एक्ट करती है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया सिलिकॉन को, आज जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था,
तो उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो वो इट कैन मूव इजीली इनसाइड द कंडक्शन बैंड. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड अ सॉलिड, इट कैन नॉट बी एनीवेयर, इट हैज टू हॉप फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू द नेक्स्ट. ठीक है, वो एक क्वांटम स्टेट से दूसरी क्वांटम स्टेट में जाएगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दे कैन मूव इनसाइड द कंडक्शन बैंड. और यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आ गई, अब सपोज कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, इधर आ जाता है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैकेंसी मूविंग हियर. सो द होल्स विल मूव इन द वैलेंस बैंड एंड दे विल कॉज कंडक्शन देयर. तो होल्स का करंट वैलेंस बैंड में चल रहा है, क्योंकि जब तक वहां पे खाली जगह नहीं थी वैलेंस बैंड में, जब तक खाली जगह नहीं थी तो होल्स कहीं नहीं जा सकते. इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, सपोज हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, दोनों तरफ पे बंद है, और उसमें आपने कोई लिक्विड डाल दिया, जैसे पानी डाल दिया. ठीक है, तो अभी आपने पूरा नहीं भरा, अगर इसको आप पूरा भर दोगे पानी से तो आप ट्यूब को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो पानी ज्यादा स्प्लैश नहीं करेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा. लेकिन सपोज आपने इसको पार्शियली फिलअप किया और आपने ट्यूब को शेक किया, तो देन वाटर कैन स्प्लैश अ लॉट इनसाइड, मींस वाटर कैन मूव इनसाइड मच. तो वैसे ही यहाँ पे जब तक ये पूरा भरा हुआ था, देखना पूरा भरा हुआ इसमें था, लो टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, और ये पूरा फिलअप है, खाली जगह है ही नहीं, तो इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है. देयर कैन बी नो मोशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ना तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकते हैं ना होल्स कहीं जा सकते हैं. लेकिन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट एक्साइटेड, वो ऊपर जा रहे हैं. तो जब हम टेम्परेचर को रूम, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा इट विल क्रिएट अ होल और सम खाली जगह इन द वैलेंस बैंड. सो होल कंडक्शन विल टेक प्लेस इन द वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन विल टेक प्लेस इन द कंडक्शन बैंड. तो होल्स यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं, और बट ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव करता है, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव करता है. इसका मास ज्यादा होता है तो इसका मोशन थोड़ा डिफिकल्ट है, मोबिलिटी कम होती है. आपने आयंस के बारे में भी सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. तो होल का इफेक्टिव मास ज्यादा होता है. अब जो आपके इंसुलेटर्स हैं उनमें ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, मे बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो इवन रूम टेम्परेचर पर आने पर यहां से यहां ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनको इतनी थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा पाए. तो मतलब इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड अप एट लो टेम्परेचर्स. वो कंप्लीटली फिलअप होगा, क्योंकि पहले ये वाला बैंड फिलअप होगा, और ना यहाँ खाली जगह है ना यहाँ खाली जगह है. तो इवन एट रूम टेम्परेचर दिस इज फिलअप एंड दिस इज देयर इज नो. यहाँ पे खाली जगह बहुत है लेकिन वहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं है. चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ चले जाए तो वो कंडक्शन करेगा. तो डायमंड में ये सिचुएशन आएगी. और मेटल्स में क्या सिचुएशन आएगी, देखना मेटल्स में मैंने आपको बताया ना, इस कंडक्शन बैंड की लोअर एज यहाँ पर है. अब सपोज ये पूरा ऑक्यूपाइड है, या इसको भी आप ऐसे भी लगा लो, ये पूरा ऑक्यूपाइड है किसी मेटल में. तो अगर ये ऑक्यूपाइड है तो देन देयर इज ऑलवेज एम्प्टी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल नियर फिल्ड अप क्वांटम स्टेट्स. तो उसके लिए तो ट्रांजिशन होने की जरूरत ही नहीं है, इसमें, क्योंकि एम्प्टी क्वांटम स्टेट्स आर प्रेजेंट नियर फिल्ड अप क्वांटम स्टेट्स. सो देयर इज ऑल, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, इन सब जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इन सब जगह पर, क्योंकि ये तो क्वांटम स्टेट्स हैं, फॉरबिडन गैप नहीं है, फॉरबिडन गैप तो है ही नहीं इसमें. तो सभी टेम्परेचर्स पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी पाकर और इधर उधर मूव कर सकते हैं. तो एक सिचुएशन मेटल्स में ही आती है. दूसरी सिचुएशन मेटल्स में क्या होती है कि इसमें गैप है, एनर्जी गैप तो आ जाएगा. ठीक है, एनर्जी गैप आने का मतलब ये वैलेंस बैंड की लोअर एज है, ये अपर एज है, और ये एनर्जी गैप है छोटा सा. बहुत कम होगा मेटल में एनर्जी गैप, मतलब जैसे लेट से ये अगर 1.1 है तो 0.05, 0.8 भी नहीं, लेकिन 0.02, 0.04, 0.05. और यहाँ पे ये जगह पूरी भरी हुई है तो यहाँ पे तो कंडक्शन हो नहीं सकती. लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज फिलिंग अप की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है, तो दो सिचुएशंस आती है मेटल्स में. ठीक है, तो इस केस में ये भी सब टेम्परेचर पे कंडक्ट करेगा, बिकॉज ये कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ मूव कर सकते हैं. तो ये दोनों केसेस में हर टेम्परेचर पे कंडक्शन होगी. सो दिस इज द सिचुएशन इन मेटल्स, either there is no forbidden energy gap, or if at all it is present, then even at low temperatures conduction band is already occupied. So most of the people explain it like this: अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो गुड कंडक्टर हो गया, और अगर वैलेंस बैंड के अंदर बस खत्म हो गया, गुड कंडक्टर हो गया. और मेटल्स में, इंसुलेटर में, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते
और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जैसे भी उसको एक्सप्लेन करना है तो उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बेटा 2 दिन में करना बड़ा हार्ड है, ठीक है। ये देखना एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तुमने कहा है ना अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप है तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आपको आ रहा है तो देख लेना, थोड़ा बहुत गड़बड़ डायग्राम बनाए हुए। तो इसमें दिखाई हुई वो सिचुएशन जिसमें कंडक्शन बैंड की लोअर एज वैलेंस बैंड की अपर एज से नीचे आ रही है, तो इसमें फिल्ड अप और उसका कुछ पता नहीं चल रहा, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। इसमें कंडक्शन बैंड, इसमें एनर्जी गैप है मेटल, ये मेटल है दोनों, एनर्जी गैप तो है छोटा सा, लेकिन कंडक्शन बैंड बहुत कम टेम्परेचर पे भी पार्शियली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। फुल्ली ऑक्यूपाइड होता तो फिर कंडक्शन नहीं होती। और ये एनर्जी गैप 3 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इंसुलेटर एम्प्टी कंडक्शन बैंड दिख रहा है ना आपको, खाली है बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने ब्लू कर दिया, पता नहीं क्यों, यहीं पे पार्शियल इसको ब्लू कर देते, इसको खाली छोड़ देते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी बेसिकली दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे, ठीक है। और ये इंसुलेटर्स में, इसमें भी है ना, इसको इन्होंने बताया नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे क्या है और उस पे क्या है, ठीक है। अब इसके एनर्जी बैंड्स के अंदर जो पी और एन टाइप की सिचुएशन है वो रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे वो भी बहुत ईजी है, इसको ना 2-3 लेक्चर्स में नहीं किया जा सकता। यूजुअली वी हैड 1.5 lecture, so we do it in 1 lecture only. If you do it in 2 lectures, you will not understand anything. There is no fun. आप खुद गैस करो, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कैसा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम आएगा पी टाइप में। 2 मिनट लगेंगे बेटा, मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर से ये डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे मुझे, एंड इट इज़ वेरी हार्ड कि इनको फिर से बनाया जाए। ये देखना, ये जो है यहाँ पर, ये तो इंटरनेजिक सिलिकॉन है। सपोज आपको बोलते हैं कि इंटरनेजिक सिलिकॉन का एनर्जी बैंड बनाकर दिखाओ, तो आप वो बनाओगे। और लो टेम्परेचर पे कैसे बनाना है और हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कैसे बनाना है, वो फर्क पता होना चाहिए। लो टेम्परेचर पे इनको पूरा भरा हुआ दिखाएंगे, हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा बताओ? पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएंगी? हो जाएंगी। ये तो EHP है, थर्मली जनरेटेड EHP, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, थर्मली जनरेटेड है। लेकिन फिर पी टाइप बनेगा कैसे? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी एटम विच वी ऐड, ठीक है, जो फॉरबिडन गैप है वहां पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाता है। फॉरबिडन गैप में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाता है, देखना यहां से ऐसे। तो पी टाइप रीजन में, क्योंकि उसमें होल ज्यादा होते हैं, यहां पर बिल्कुल इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यहां पे दिखा दीजिए, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी एटम एन एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी बैंड नहीं है। तो व्हाट डज दैट डू? उसकी वजह से अब ये जो एनर्जी लेवल, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का यहाँ पर, ये बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एल्यूमिनियम इन सिलिकॉन, इतना कम, ठीक है, मतलब बहुत ही कम होता है। ये डायग्राम में पता नहीं चल रहा कि ये डिस्टेंस कितना कम है। तो रूम टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले, इवन लो टेम्परेचर पर भी, मतलब अभी आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज भी नहीं किया तो भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां इजीली, यहां से यहां तो जाना फिर भी मुश्किल है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली जा सकते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल में, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कंडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो एम्प्टी स्पेस फॉर देम टू मूव। लेकिन ईच इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज टू दिस प्लेस इट कंट्रीब्यूट्स अ होल, यहां पे वो एक होल देगा आपको, ठीक है। सो इट विल कंट्रीब्यूट टू अ होल इन द वैलेंस बैंड। तो इसलिए होल्स की पॉपुलेशन वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ये ट्रांजिशन बहुत इजीली हो सकता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटी एन एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द फॉरबिडन रीजन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द अपर एज ऑफ द वैलेंस बैंड and the energy gap between this energy level and this upper edge is very less, so electronic transition from this place to this energy level occurs very easily. और n टाइप में बताओ अब आप, n टाइप में क्या होगा? n टाइप के अंदर ये सिचुएशन आएगी, ये देखना बेटा, n टाइप के अंदर अब ये तो थर्मली एक्साइटेशन है, ये तो आप रोक नहीं सकते, तो टेम्परेचर की वजह से होगी। लेकिन n टाइप के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, वेरी क्लोज टू जो कंडक्शन बैंड की लोअर एज है उसके बिल्कुल पास एक एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो जाता है। और बताओ क्या होगा? ये तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप, क्योंकि अब एक्सेप्टेड टाइप इंप्योरिटीज में तो तीसरा चौथी जगह खाली थी बॉन्डिंग में, है ना, जब वेकेंट, लेकिन इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेप्टेड डोनर इंप्योरिटीज में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है?
लो टेम्परेचर के ऊपर ये तो आएंगे ही नहीं पहली बात, लेकिन जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो मैं आपको बताया था ना फास्फोरस के साथ लूजली बाउंड है, जितने भी डोनर एटम्स के 5वें इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी लेवल के ऊपर बैठे हुए एट लो टेम्परेचर, वेरी लो, लेट्स से 0 केल्विन पे चले जाएं हम, ठीक है। तो यहां पर 5वां इलेक्ट्रॉन है जो 5th लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एज यू ब्रिंग इट टू द रूम टेम्परेचर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर दे विल मूव टू, ये सारे खत्म हो जाएंगे यहां से, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले जाएंगे, बिकॉज ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ही कम है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर फॉस्फोरस इन सिलिकॉन, इतना कम ये एनर्जी डिफरेंस। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां से यहां पहुंचना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन, है तो ये थर्मल एक्साइटेशन, लेकिन इट इज नॉट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। होल बनेगा लेकिन होल की कंडक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे होल आ जाएंगे मे बी, लेकिन वो होल्स नहीं है, बेसिकली वैकेंसीज हैं, तो वो कंडक्शन नहीं कॉज कर सकते। सो इन दैट सेंस दे आर नॉट होल, दे आर जस्ट वैकेंसीज, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे वो सारे इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो मतलब the number of electrons will become much larger than the number of holes in the valence band in this case, और last case में number of holes becomes much larger because each donor atom will contribute 1 electron in the conduction band। ये डायग्राम्स भी आपकी बुक में बने हुए हैं। तो ये लगता है कि इसको अलग अलग डेज पे करना हार्ड होता है, यू कैन नॉट मैनेज, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इन्होंने दिखाया हुआ है, एनर्जी बैंड पिक्चर भी दिखाई हुई है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ये अगर आपने ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर देखो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक्सेप्टेड टाइप इंप्योरिटीज के लिए ये डोनर एनर्जी लेवल बोल रखा है इन्होंने इसको ED, और इसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोल रखा है, दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एनर्जी गैप। कर लोगे बेटा इसको?